हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े जितने भी सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं 1 से लेकर 395 तक। इन सभी अनुच्छेद को आर्टिकल को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप सबके लिए वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है। जो भी स्टूडेंट यूपी कांस्टेबल की तैयारी करें उन सभी के लिए यह वीडियो और भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और साथ ही जो अन्य एग्जाम की तैयारी करें उन सभी के लिए भी। ठीक है, तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। हम सारे अनुच्छेद को कवर करने वाले इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं हम यहाँ पे सारे अनुच्छेद आपके संविधान के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत में, ठीक है, वर्तमान में भारत के जो संविधान है, ठीक है, भारत के संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां सम्मिलित हैं। ठीक है, जब आपका मूल संविधान था, यानी जब आपका बना हुआ संविधान था, उस समय आपकी कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब बढ़ के 12 हो गई हैं। तो आपके वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 395 अनुच्छेद की बात करें तो इसमें आपका क ख करके जोड़ा गया है या फिर ABCD करके जोड़ा गया है, लेकिन 395 अनुच्छेद वैसे के वैसे है। ठीक है, याद रखिएगा। और 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, यह आपको पता होना चाहिए, आपके भारतीय संविधान में है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे भाग 1 की, तो भाग 1 जो है दोस्तों, यह आपके संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, भारत आपका क्या है, राज्यों का संघ है, याद रखिएगा। भारत क्या है, आपका राज्यों का संघ है, यानी भारत जो है आपका संघ है, और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में यहाँ पे बताया गया है भाग 1 में। और ये भाग 1 में जो आपका आर्टिकल है दोस्तों 1 से लेकर 4 तक आपका अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, बात करें आपके एक अनुच्छेद में, तो पहले अनुच्छेद में क्या दिया गया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी भारत एक संघ है और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि नए राज्यों की स्थापना। ठीक है, नए राज्यों की स्थापना, भारत में नए राज्यों की जो स्थापना होगी वह अनुच्छेद 2 के तहत होगी, जैसे हमने सिक्किम को अपनाया था, याद रखिएगा। ठीक है, बात करें यहाँ पे हम अनुच्छेद 3 की, तो अनुच्छेद 3 में दिया गया है राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है। ठीक है, तो सीमा में हमें क्या करनी है, भारत की सीमा बढ़ानी है, घटानी है, इसके अलावा इसमें नाम के परिवर्तन करना है या नहीं करना है, यह सब आपके अनुच्छेद 3 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 4 की बात की, इसमें पहली और जो आपकी चौथी अनुसूची में संशोधन के तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए आपका अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां हैं, याद रखेगा। अनुच्छेद 2 और 3 के आपके जो दिए गए हैं आपके अनुच्छेद, उसके अनुसार आपके 4 में जो अनुच्छेद 4 है उसमें कार्य किया जाएगा, इसके अधीन है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको पता है कि 1 से लेकर 4 तक हम अनुच्छेद कवर कर चुके हैं। यह भाग 1 में है जो कि आपका संघ एवं राज्य से संबंधित है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे भाग 2 की। ठीक है, भाग 2 की आपको पता है ना कि भारत में आपके भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। ठीक है, तो हम भाग 2 को कवर कर रहे हैं। भाग 2 में आपका नागरिकता दिया गया है, यानी सिटीजनशिप। ठीक है, नागरिकता दिया गया है, और नागरिकता आपका कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, तो आपका नागरिकता में 5 से लेकर 11 तक आपका नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं आपके भाग 2 में। नागरिकता लिया कहाँ से गया था भारत में दोस्तों, भारतीय संविधान में जो नागरिकता लिया गया था वह आपके ब्रिटिश संविधान से अडॉप्ट किया गया है नागरिकता, सिटीजनशिप को। ठीक है, आपके भारत में कैसी नागरिकता है, तो आपके भारत में जो है आपकी एकल नागरिकता है। ठीक है, याद रखिएगा, एकल नागरिकता आपकी भारत की है। और जो आपका कनाडा है ना देश, वहाँ पे आपकी जो आपका नागरिकता है। ठीक है, वहाँ पे आप 2 नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन भारत में आपका एकल नागरिकता का प्रावधान है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें कि जो भारतीय संविधान है, ठीक है, नागरिकता आपका या 5 से 11 तक इसका अनुच्छेद है, और यह आपके ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से अडॉप्ट किया गया है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्या, तो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों नागरिकता कितने प्रकार से मिलता है और खत्म कितने प्रकार से होता है। नागरिकता की बात करें तो मिलता है आपका 5 प्रकार से, और समाप्त हो सकता है आपका कितने प्रकार से, समाप्त हो सकता है आपका 3 प्रकार से। ठीक है, मिलता कितने प्रकार से, तो 5 प्रकार से। किस किस आधार पे, तो एक तो मिलेगा आपका जन्म के आधार पे, दूसरा मिलेगा वंश के आधार पे, तीसरा मिलेगा पंजीकरण के आधार पे, और फिर इसके बाद प्राकृतिककरण के आवास पे, फिर इसके अलावा आपका क्षेत्रफल के अनुसार। यह आपके 5 प्रकार से नागरिकता दिया जाता है। अगर समाप्त की बात करें तो अगर आप अपने स्वयं से किसी अन्य देश की नागरिकता अडॉप्ट कर लेते हैं तो यहाँ की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी भारत की। उसके अलावा युद्ध देश की समझ, जब आपका युद्ध हो रहा होगा 2 देशों के बीच, वहाँ पे अगर आप भारत के
भारत के नागरिक हैं और युद्ध के समय अन्य देश की मदद कर रहे हैं, तब आपकी नागरिकता छीन ले जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा बिना बताए आप विदेश में 7 साल से बाहर रह गए, 7 साल के ऊपर रह चुके हैं बिना आपके भारत के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, ठीक है। तो यह 3 प्रकार से आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है और 5 प्रकार से आपकी नागरिकता मिलती है, ठीक है। आप सभी बातें याद हो गई। चलिए अब हम यहाँ पे 5 से जो 11 तक अनुच्छेद है आपकी नागरिकता से, उनको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया अनुच्छेद 5, ठीक है। अनुच्छेद 5 में दिया गया संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से आए भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता है, ठीक है। पाकिस्तान से जो आने वाले व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता है। अगर बात करें कि 7 में जो आपका अनुच्छेद 7 है, उसमें पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों की जो आपका पाकिस्तान और उसमें विभाजन हुआ था ना, उस समय जो आपके भारतीय थे वह पाकिस्तान चले गए थे, तो वहाँ के जो नागरिक हैं उनको नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। अगर बात करें कि अनुच्छेद 8 में क्या है, तो भारत के बाहर रहने वाले जो प्रवासी होते हैं, ठीक है, जो आपके वहाँ पे खाने कमाने के लिए गए हैं या फिर किसी काम से गए हैं घूमने टहलने के लिए, प्रवासी जो आपके नागरिक होते हैं उनके लिए भारत में जो है अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे हम अनुच्छेद 9, तो अनुच्छेद 9 वह है कि जो विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान है उनके लिए, ठीक है। चलिए बात करेंगे यहाँ पे हम 10वें में, तो अनुच्छेद 10 जो है दोस्तों, अनुच्छेद 10 उसमें नागरिकता के अधिकार बने रहना है, ठीक है। नागरिकता का जो अधिकार है वह बने रहना आपका अनुच्छेद 10 में है। अगर बात करें हम आपका अनुच्छेद 11, तो संसद द्वारा नागरिकता से अधिकार कानूनों को विनिमय का प्रावधान है। याद रखिएगा अनुच्छेद 11 और भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि नागरिकता से संबंधित जो कानून है वह कौन बना सकता है, तो वह संसद बनाएगा। यह अनुच्छेद 11 में दिया गया है, ठीक है। चलिए आपका कंप्लीट हो गया भाग 1। भाग 2 आपका, भाग 1 में आपका संघ और क्षेत्र था और उसके अलावा आपका दूसरे में भाग 2 में था आपका नागरिकता, जो कि 5 से 11 तक आर्टिकल था। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे भाग 3 की, ठीक है। भाग 3 क्या है दोस्तों? भाग 3 संबंधित है आपके मौलिक अधिकारों से, यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित है। और अगर बात करें मौलिक अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं, आपके 12 से लेकर 35 तक जो आपका अनुच्छेद है वह आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यह आपके भाग 3 में दिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से अडॉप्ट किए गए थे? मौलिक अधिकार अडॉप्ट किए गए थे आपके यूएसए से, ठीक है। यह भाग 3 में स्थित है। अगर बात करें हम जो आपके मौलिक अधिकार है ना दोस्तों, वह अगर बात करें हम मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार कुल वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो कुल आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन पहले क्या हुआ करता था? पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वें को क्या कर दिया गया? 7वें को आपका 44वां संविधान संशोधन करके आपका 1976 में इसे क्या कर दिया गया है? समाप्त करके, मौलिक अधिकार समाप्त करके इसे कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है आर्टिकल 300A के तहत, ठीक है। 300A में आपका 7वां मौलिक अधिकार जो कि आपका संपत्ति का मौलिक अधिकार था, उसे कानूनी अधिकार कर दिया गया। अब वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 की बात करें कौन कौन से हैं, तो 6 में है आपके कौन से, तो याद रखिएगा 6 में है आपके कौन कौन से। तो एक तो हो गया आपका समानता का अधिकार, दूसरा हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा हो गया आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 5वां हो गया आपका संस्कृत शिक्षा का अधिकार, और 6वां हो गया आपका संवैधानिक आपके उपचारों का अधिकार, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे आपके अनुच्छेद 12 की। तो अनुच्छेद 12 यहाँ पे है राज्य की परिभाषा, ठीक है। राज्य की परिभाषा दिया गया आपका क्या? आर्टिकल 12 में। आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा है कि राज्य को परिभाषित किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है, तो आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात करेंगे अनुच्छेद 13 में, तो अनुच्छेद 13 में है आपका मौलिक अधिकारों का नियंत्रण करने की विधियाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें यहाँ पे हम। अब हमने कहा ना आपके 6 आपके मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं, तो वह कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, जो कि आपसे आपका क्या है, वह 4 से लेकर 18 तक दिया गया है आपका समानता का अधिकार। 14 में क्या दिया? 14 से 18 तक दिया गया। तो 14 में दिया गया आपका कानून की समक्ष समानता। 15 में दिया गया धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यह आपके आर्टिकल 15 में कहा गया है। आर्टिकल 16 में की बात करें तो इसमें अनुच्छेद आपके 16 में कहा गया है लोक नियोजन के अवसरों पर सभी को समानता का अधिकार है। और आपका अनुच्छेद जो 17 है उसमें दिया गया अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत, ठीक है। जो आपके छोटी जात के लोग होते हैं ना, उनसे आप लोग बहुत लोग छुआछूत का भेदभाव मानते हैं, उनका जो अंत है वो आपका अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अनुच्छेद 18 की बात करें उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समानता का अधिकार देखिए। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका
19 से लेके 22 तक है, तो इसमें दिया गया आपका 19 की बात करें, अनुच्छेद 19 में आपका बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अनुच्छेद ए में बात करें, अनुच्छेद 19A में इसमें बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम अनुच्छेद जो 19B है, उसमें शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद जो आपका 19C है, इसमें संगठन या संघ बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम अनुच्छेद 19D, इसमें देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है। 19E में बात करें तो 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका अनुच्छेद है कि 19G में क्या है, तो 19G में है आपका देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने का स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 20 की बात करें तो इसमें अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 21 है आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जिसे जीने का अधिकार भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 21A में क्या है, तो 21A में आपका शिक्षा का अधिकार दिया गया है। जो भी आपके यह 86वां संविधान संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 21A में जोड़ा गया है। 6 से लेके 14 तक के जो आपके बच्चे हैं उनको शिक्षा अनिवार्य करना आपका यह अधिकार दिया गया है आपके 21A में। अनुच्छेद 22 की बात करें, कुछ दस्ता में आपकी गिरफ्तारी का संरक्षण दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला है आपका अनुच्छेद 66 जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आपके 23 से 24 तक है। अगर बात करें 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यवहार पर बाल श्रम पर प्रतिषेध, यानी मानव का जो आपका आपकी बेची जाती है दोस्तों, आपके मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम के प्रतिषेध, आपके जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको रोकने के लिए। इसके अलावा अनुच्छेद जो 24 है उसमें आपके कारखानों में आदि में भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु पर बच्चों के प्रतिषेध दिया गया आपका अनुच्छेद 24 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पे हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें दिया गया है, यह 25 से 28 तक दिया गया है। 25 में है अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 26 की बात करें तो धार्मिक कार्यों और प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, प्रबंधन की। ठीक है, धार्मिक कार्य कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, आपके अनुच्छेद 26 में दिया गया है। 27 में बात करें, किसी विशिष्ट धर्म और अभिव्यक्ति के लिए संबंधित टैक्स की स्वतंत्रता दी गई है। आप किसी भी धर्म के लिए अभी काम कर रहे हैं तो उसके लिए कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें अनुच्छेद 28 तो उसमें सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धर्म विशेष कार्यक्रम के में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, जो भी आपकी सरकारी शिक्षण संस्थान है ना, उसमें आपकी स्पेशल जो धर्म है उससे आपकी जानकारी नहीं दी जाएगी, उससे आपके धार्मिक की शिक्षा नहीं दी जाएगी, याद रखिएगा। अनुच्छेद 28 में है। बात करेंगे यहाँ पे हम नेक्स्ट की, तो अगला है आपका कि संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार किसमें 29 से लेकर 30 तक दिए गए हैं। 29 में आपका अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति में संरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 30 है उसमें दिया गया है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग को शैक्षिक संस्थाओं में संचालित करने का अधिकार, आपका जो अल्पसंख्यक होते हैं, जो आपके मुस्लिम लोग हैं, उनको शैक्षिक संस्थान में संचालित करने का अधिकार आपके अनुच्छेद 30 में दिया गया है। वहीं अगर बात करें कि आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वह अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में क्या आपका है कि रिट जारी संबंधित प्रावधान है। ठीक है, रिट जारी आपका संबंधित प्रावधान है। और आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपकी 33 की, तो आपका जो अनुच्छेद 33 है वह है आपका मौलिक अधिकारों को लागू करने की में, जो मौलिक अधिकार है दोस्तों उनको लागू करने में संसद की शक्ति। वहीं 34 की बात करें, सैन्य क्षेत्र कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान है। वहीं अगर बात करें हम जो आपका आर्टिकल 35 है उसमें मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान है, याद रखिएगा। तो हमने कवर कर लिया आपका भाग 3 जो कि आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित था। मौलिक कर्तव्य को हमने पढ़ लिया, कहाँ से कहाँ तक आपका 12 से लेकर 35 तक या अनुच्छेद को कवर कर लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे यहाँ पे 36 से लेके 52 तक आपका नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आपका कहाँ पे है, भाग 4 में। भाग 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, DPSP दिया गया है आपके अनुच्छेद 36 से लेके 52 तक। अब यह लिया कहाँ से गया है, यह आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, आपके 36 से लेकर 51 तक संविधान का भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम 36 आर्टिकल जो आपकी 36 है उसमें आपके राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, अगर बात करें अनुच्छेद 37 की, तो अनुच्छेद जो आपकी 37 है यानी 37, उसमें आपके नीति निर्देशक
तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा, जो आपका डीपीएसपी है वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना जाएगा। यह आपका आर्टिकल 37 कहता है। अनुच्छेद जो आपका 38 है क्या कहता है, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। यह अनुच्छेद 38 कहता है। अनुच्छेद 39 की बात करें तो अनुच्छेद जो 39 है वह कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधियां सहायता आपकी 39 कहती है। ठीक है, 40 की बात करें तो ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 41 की बात करें, कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। ठीक है, अनुच्छेद 42 की बात करें तो न्याय संगत और मानव उचित दशाओं का प्रसूति सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, जो प्रसूति सहायता है महिलाओं को, जो आपकी गर्भावस्था वाली महिलाएं होती हैं उनको आपका यह प्रावधान होगा, सहायता का प्रावधान है आपके किसमें, अनुच्छेद 42 में। दोस्तों अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लग रही है ना, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम संपूर्ण जो आपका यह संविधान है ना, संविधान के सारे अनुच्छेद आपके 1 से लेकर 395 अनुच्छेदों को कवर करने वाले हैं। तो यह आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं हम आगे यहाँ पे कि अनुच्छेद 43 जो है इसमें आपके मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना आपके किसमें दिया गया है, आर्टिकल 43 में। वहीं अगर बात की आर्टिकल जो 44 है, अनुच्छेद 44, इसमें दिया गया है समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 45 में दिया गया है कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की प्रावधान जिम्मेदारी राज्य की होगी। इसके अलावा ठीक है, मुफ्त बच्चों और अनिवार्य शिक्षा की जो जिम्मेदारी है वह आपके राज्य की होगी, या अनुच्छेद 45 कहता है। अनुच्छेद 46 की बात करें तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों का जो प्रावधान है वह 46 में दिया गया है। अनुच्छेद 47 की बात करें तो पोषण और जीवन स्तर पर लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य आपका क्या है, अनुच्छेद 47 है। चलिए वही बात करें हम कि अनुच्छेद 48 क्या है, तो अनुच्छेद 48 में आपके कृषि और पशुपालन से संबंधित है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 48A क्या है, तो पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण आपके 48A में दिया गया है। क्या, तो पर्यावरण वन्य जीवों का जो संरक्षण है वह 48A में दिया गया है और कृषि पशुपालन आपके 48 में दिया गया है। 49 में बात करें तो महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। इसके अलावा 50 की बात करें तो अनुच्छेद जो आपका 50 उसमें कार्य और न्यायपालिका के कार्य विभाजन की बात की गई है। अनुच्छेद 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधी प्रावधान आपके आर्टिकल 51 में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करेंगे अब हम भाग 4 की। तो हमारा क्या हुआ, आपका डीपीएसपी कंप्लीट हो गया, जो कि आपके कहाँ से कहाँ तक था, तो आपका 36 से लेकर 51 तक था। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि भाग 4 में ही 51A करके आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्य बात करें तो यह कहाँ से लिया गया है, यह लिया गया है आपके रूस के संविधान से। कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में, तो कुल आपकी 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन जब जोड़ा गया था तब आपके कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे। यह किस आपके समिति के तहत जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया आपका जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, यह जोड़ा गया आपके स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो 51A में आपका मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टाइम देखेंगे यहाँ पे भाग 5 की। ठीक है, तो भाग 5 यानी संघ की बात की जा रही है। तो भाग 5 आपका संघ से संबंधित है। इसमें आपके 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद हैं। चलिए कवर करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके अलावा आपके ठीक है इन सभी का वर्णन किया गया है भाग 5 में। अनुच्छेद 52 की बात करें तो यहाँ पे आपके भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52 में है, जो कि हमारे भारत का आपका प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 की बात करें तो संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ उपस्थित आपके राष्ट्रपति में होंगी। ठीक है, संघ की जो कार्यपालिक शक्तियाँ होंगी वह किस में होंगी, तो शक्तियाँ आपके राष्ट्रपति में निहित होंगी। वहीं अगर बात करें हम अनुच्छेद 54 की, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, ठीक है, निर्वाचन मंडल की जो प्रावधान है वह आपके आर्टिकल 54 में दिया गया। आर्टिकल जो आपका अनुच्छेद 55 है ना, उसमें दिया गया है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धति। ठीक है, निर्वाचन किस प्रकार की जाएगी वह दिया गया आपका, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित पद्धति दी गई है जो आपका, वह दिया गया आपके 55 में। 56 की बात करें तो अनुच्छेद जो 56 है उसमें दिया गया राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। ठीक है, उनके टेन्योर का बात कहाँ किया गया, राष्ट्रपति के 56 में। 57 की बात करें तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता का बात किया गया है। वहीं 58 की बात करें अनुच्छेद 58 में, तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात की गई है। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम
अनुच्छेद 59 में तो राष्ट्रपति के पद की शर्तें जो हैं वह दी गई हैं आपके 59 में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे हम। अगला अनुच्छेद है 60। तो अनुच्छेद जो 60 है दोस्तों, उसमें क्या किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति किस प्रकार शपथ लेगा वह किया गया। अनुच्छेद 61 की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान है, और महाभियोग का जो प्रावधान है वह किस संविधान से लिया गया, या लिया गया आपके यूएसए के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान दिया गया आपके 61 में। अभी तक भारत के जितने भी राष्ट्रपति हैं उन पर कभी भी आपका महाभियोग नहीं लगाया गया है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम अनुच्छेद 62 की। तो अनुच्छेद जो 62 है उसमें आपके राष्ट्रपति पद की रिक्तता को भरने के निर्वाचन समय आकस्मिक रीति को भरने के वाला व्यक्ति कार्यकाल आपका दिया गया निर्धारित 6 माह आपका दिया गया है। ठीक है, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तब के लिए ऐसी बात की गई 62 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला अनुच्छेद यहाँ पे है कि अनुच्छेद 63। इसमें आपके क्या उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। क्या भारत में आपके राष्ट्रपति होते हैं, फिर उसके बाद क्या होते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का वर्णन जो है आपके 63 में किया गया है। 64 में बात करें तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, या आपके 64 में किया गया है। 65 की बात करें तो आकस्मिक जो स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उनकी स्थिति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। 65 में यह कहा गया दोस्तों, जब आपके राष्ट्रपति नहीं होंगे पद पर, पद खाली होगा, तो उस समय जो आपका भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा। यह पता होना चाहिए आपको सभी को। यह 65 में दिया गया है। 66 में बात करें तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार की जाएगी उसका प्रावधान आपके 66 में दिया गया है। 67 की बात करें, 67 में आपके उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति का जो टेन्योर होगा वह 67 में बात की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला आपका है अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता को भरने के लिए निर्वाचन समय तक आकस्मिक रिक्ति को भरने व्यक्ति कार्यकाल निर्धारित 6 माह होगा। इसमें भी आपका 68 में किया गया है। ठीक है, जो आपकी रिक्त स्थान होगी उपराष्ट्रपति का, तब आपके 68 की बात की गई। ठीक है, 69 में बात की जाए तो 69 में आपके उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया। ठीक है, उपराष्ट्रपति किस प्रकार शपथ लेंगे वह आपके अनुच्छेद 69 में कहा गया है। अनुच्छेद 70 की बात करें तो अनुच्छेद 70 जो है वह अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, यह आपके अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन आपके 70 में दिया गया है। 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय दिए गए हैं आपके अनुच्छेद 71 में। 72 की बात की जाए तो 72 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। याद रखिएगा, जो आपका अनुच्छेद 72 है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके राष्ट्रपति जो होते हैं उनकी क्षमादान की शक्ति दी गई है। आप सभी जानते हैं कि आपके राज्यपाल को भी यह प्रदान है, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों, यह आपके मृत्यु से भी आपको समाधान दिला सकता है। जब आपका फांसी की सजा हो जाता है उसे भी रोका जा सकता है आपके राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। यह आर्टिकल 72 में दिया गया। अनुच्छेद 73 की बात करें तो इसमें संघ एवं कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है यहाँ पे आपका है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख होगा। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा। यह 74 में बताया गया है। 75 की बात करें तो यह आपका मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध होंगे आपके 75 में। 76 की बात की भारत के महान्यायवादी, आपको पता होना चाहिए भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है तो वह आपके आर्टिकल 76 के तहत आपका नियुक्त होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है आपका कि अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 जो है वह भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित है, याद रखिएगा। यहाँ पे बात करें अनुच्छेद 78 की तो यह अनुच्छेद 78 जो है वह राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताया गया आपका 78 में। 79 में बात करें तो संसद का गठन किया गया है, याद रखिएगा। जो आपका पार्लियामेंट है संसद, उसका गठन किस उल्लेख में है आपका अनुच्छेद तो 79 में है, यानी 79 में। लोकसभा की बात करें, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का जो अनुच्छेद है वो आपके किसमें है 80 में, और लोकसभा का उल्लेख है आपके 81 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे यहाँ पे हम। अगला है आपका कि 82। अनुच्छेद 82 क्या है, प्रत्येक गणना के बाद सीटों का जो पुनः समायोजन है वह आपके अनुच्छेद में 82 में दिया गया। 83 में संसद के सदन की अवधि की उल्लेख किया गया है। वहीं अगर बात की 84 में तो आपके संसद की सदस्यता की योग्यता बताई गई है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र 57 और विघटन का संबंधित उल्लेख किया गया है।
आपके अनुच्छेद 86 की बात करें तो राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण का संदेश है। अनुच्छेद 87 की बात करें तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। वहीं 88 की बात करें तो जो आपका अनुच्छेद 88 है ना, उसमें संसद के संसाधनों में मंत्रियों और महान्यायवादियों की अधिकार हैं। ठीक है। 79 की बात करें तो राज्यसभा का सभापति उपसभापति का उल्लेख है। ठीक है। चलिए यहाँ पे 79 में क्या है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख दिया गया है आपके 79 में। ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करेंगे अनुच्छेद 90 की। तो अनुच्छेद 90 में आपके राज्यसभा के सभापति का उल्लेख रिक्त होगा तो परित्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख है। अनुच्छेद 91 में बात करें तो सभापति के रूप में कार्य करने तथा कार्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति का उल्लेख किया गया है। ठीक है। बात करेंगे 52 की। तो जो आपका अनुच्छेद 52 है, इसमें जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन होगा तब वहां पे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, याद रखिएगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है। बात करेंगे यहाँ पे 93 में। तो अनुच्छेद जो 93 उसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। ठीक है। बात करेंगे अनुच्छेद 94 की। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर त्याग से पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करना दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है। अनुच्छेद 96 की बात करें, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प किया जाए तब विचाराधीन क्या होंगे, पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, आपके दिया गया है। ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करेंगे हम। ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें आपके 98 की, तो यहाँ पे आपका किया गया है कि संसद के सचिवालय का उल्लेख किया गया है। और आपके 99 में क्या किया गया है, संसद के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 100 की बात करें, अनुच्छेद जो 100 है दोस्तों, इसमें क्या गया है कि संसद सदनों में मतदान रिक्तियों की होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति की गढ़पूर्ति करना। और 101 में दिया गया संसद में स्थानों का रिक्त होना, आपके आर्टिकल 101 में दिया गया है। अनुच्छेद 102 में कहा गया है कि संसद सदस्यता के लिए योजनाएं बनाएं। ठीक है। और अनुच्छेद 105 में संसद के सदन तथा उनके सदस्यों की समितियों का संयुक्त शक्तियां की विशेष अधिकार है, याद रखिएगा। ठीक है। जो संसद की समितियां होती हैं, उनको जो शक्ति होती है, उनका विशेषाधिकार आपका 105 में दिया गया है। 106 में आपके सदस्यों के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान है। ठीक है। 106 में 108 की बात करें, अनुच्छेद 108 में कुछ दशकों में दोनों सदनों में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, याद रखिए, अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 109 की बात करें तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। 110 में आपका धन विधेयक है, याद रखिएगा, धन विधेयक। और मनी बिल आपका किसमें है, आपके 110 में। 111 में क्या है, 111 में आपका विधेयकों पर अनुमति दिया गया है। ठीक है। चलिए वहीं बात करें आपके अनुच्छेद 112 की। तो 112 में आपका वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख किया गया है। वहीं अनुच्छेद 113 की बात करें, संसद में प्राक्कलन से संबंध में प्रक्रिया की गई है। और यहाँ पे अनुच्छेद 14 की बात की तो विनियोग विधेयक है। 120 में आपका संसद के प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही का जांच न किया जाना है। अनुच्छेद 123 में आपके राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। वहीं अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च जो न्यायालय है, 124 में आपको बता दें कि अध्यादेश जो आपको जारी कर सकता है राष्ट्रपति, वह आपके 123 के तहत करेगा। 124 में आपके सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन का वर्णन किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित प्रावधान है। 26 में आपके कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। और 27 में आपके अन्य नियुक्ति या अन्य जो आपके न्यायमूर्ति होते हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान है। वहीं बात करें उच्चतम जो आपका 128 है ना अनुच्छेद, उसमें उच्चतम की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति है। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 129, उसमें आपके उच्चतम न्यायालय के अभिलेखों न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान है। अनुच्छेद 123 की बात करें तो अनुच्छेद 123 में आपके उच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता दिया गया है। अनुच्छेद 137 में आपके निर्णय एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन की प्रक्रिया है। 143 में आपके उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। वहीं अगर बात करें हम 144 में, तो 144 में दिया गया आपका कि सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना है। अनुच्छेद 148 की बात करें तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक टैग का उल्लेख आपके 148 में है। 149 में आपके
क्या किया गया 149 में आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कर्तव्य और शक्तियां का उल्लेख किया गया है। 150 में संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है। 151 में आपका सब परीक्षा प्रतिवेदन है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करें हम कि जो आपका भाग 6 है ना, भाग 6 वह आपके राज्य से संबंधित है, यानी कि जो आपके मुख्यमंत्री होंगे, इसके अलावा जो आपके राज्यपाल होंगे, जो आपके यहाँ का हाई कोर्ट होगा राज्य का, वो उस सभी के बारे में आपके भाग 6 में वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। और यह आपका कहाँ पे है, 152 से लेके 237 अनुच्छेद तक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम संपूर्ण आपके जो अनुच्छेद हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं, तो जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं यहाँ पे आप अनुच्छेद 152 की बात करें तो राज्य की परिभाषा दी गई है आपके 152 में। वहीं अगर बात करें हम कि 153 में क्या है, तो राज्यपाल की जो उल्लेख है, राज्यपाल का जो आपका पद है वह आपके 153 में है। ठीक है, वहीं बात करें 154 में क्या है, तो आपके राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति दी गई है। ठीक है, वहाँ पे बात करें आपके 156 में राज्यपाल का कार्यकाल यानी टेन्योर दिया गया। 157 में राज्यपाल की योग्यताएं दी गई। 158 में राज्यपाल के पद की शर्तें दी गई हैं। 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है। 160 में कुछ आकस्मिकता के राज्यपाल का कृतियों का निर्वहन किया गया। 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है, याद रखिएगा। राज्यपाल 161 के तहत क्षमादान दे सकता है, लेकिन मृत्युदंड से बचा नहीं सकता, याद रखिएगा। बात करेंगे यहाँ पे 162 की, तो 162 में आपका राज्य की कार्यपालिक शक्तियाँ का विस्तार दिया गया है। 163 जो अनुच्छेद है उसमें आपके राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करें हम 64 की, तो आपका 164 जो है वह मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध के बारे में बताया है। 165 में आपका राज्य का महाधिवक्ता आपका एडवोकेट जनरल, केंद्र में होता है अटॉर्नी जनरल और आपके राज्य में होता है एडवोकेट जनरल, याद रखिएगा। महाधिवक्ता राज्य का, उसका जो पद है आपका 165 में दिया गया है। 166 में दिया गया आपके राज्य की सरकार की कार्य का संचालन, और 167 में दिया गया राज्यपाल की जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य, 167 में है। 168 में आपके राज्यों की विधानमंडलों की गठन का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, राज्य के विधानमंडल किस प्रकार होंगे आपके 168 के तहत। 179 में आपके राज्यों के विधान परिषदों का बनाने का उल्लेख किया गया है। 170 की बात की तो विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है। वहीं अगर बात करें हम 171 की, तो विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है। 172 में राज्य विधानमंडलों की अवधि का उल्लेख किया गया है। 173 में विधानमंडल की सदस्यता की योग्यता की बात की गई है। वहीं 174 की बात की विधानमंडल के सत्र सत्रावसन और विघटन की बात की गई है। यहाँ पे बात करें हम अनुच्छेद 175 की, तो 175 में आपके राज्यपाल का सदन और अभिभाषण और संदेश का अधिकार है। 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। और इसके अलावा 177 में सदन के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता की आपका अधिकार दिया गया है। 179 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाना जाना है। 180 में विधानसभा उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के तौर पर कार्य की शक्तियां दी गई हैं। 181 की बात करें तो 181 में आपका क्या दिया गया है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तब पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। ठीक है, और अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति होगा। वहीं बात करें अगर हम अनुच्छेद 183 की, तो विधान परिषद सभापति और उपसभापति का वर्णन रिक्त होना। बात करेंगे यहाँ पे परित्याग की, तो यह जो पद है दोस्तों, यहाँ पद से हटाना जाना, याद रखिएगा। जो आपके 183 है ना आपका जो अनुच्छेद, उसमें आपके विधान परिषद सभापति और सभापति के रिक्त होना और त्याग पत्र देना और पद से हटाया जाना है। वहीं बात करें 184 की, तो विधान परिषद और सभापति के तौर पर कार्य करना की शक्तियाँ हैं। 185 में जब सभापति और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव होगा तब पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे बात करें हम 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन के भत्ते के बारे में बताया गया है। और वहीं बात करें हम 187 में यहाँ पे राज्य विधानमंडल का सचिवालय की बात की गई है। 188 में आपका विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है। 189 में आपके सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्तियाँ का गढ़पूर्ति किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करें 190 की, तो 190 में दिया गया आपका अनुच्छेद 190 में राज्य विधानमंडल में स्थानों का रिक्त होना।
अनुच्छेद 151 की बात करें 91 में, इसमें दिया गया आपका विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं। और अनुच्छेद 152 में कहा गया है कि सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का निश्चय, ठीक है। आपका 228 की बात की जाए तो 228 में क्या किया गया है, आपके सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालय में उल्लेख लागू होना। 119 में बात करें तो आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ दी गई है। 220 में बात की जाए तो नई न्यायाधीशों के रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक, ठीक है। 221 में बात की जाए, 221 में आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन है, ठीक है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन आपके 221 में, 222 में न्यायाधीशों और अन्य उच्च न्यायालय में भेजना। 223 जो अनुच्छेद है उसमें आपका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 में आपके अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की शक्ति। 225 में आपका उच्च न्यायालय की आधिकारिकता। अनुच्छेद 226 में आपका उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना। अनुच्छेद 227 में आपका सभी न्यायालयों के अधीक्षण के उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। वहीं अगर बात करें हम 228 में क्या है तो कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का अंतरण या आपका 228 में दिया गया है। 230 की बात की जाए, 230 में दिया गया क्या, उच्च न्यायालय की अधिकारिकता और का राज्य क्षेत्रों में विस्तार। वहीं अगर बात करें 231 में क्या है तो 231 में आपका 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना 231 में बात की गई है, ठीक है। चलिए आगे बात करें 233 में तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। और 235 में आपका अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान है, नियंत्रण है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात करें भाग 8 की तो भाग 8 में आपका राज्य क्षेत्र, याद रखिए, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, यानी यूटी के बारे में बताया गया है। जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका वर्णन आपके भाग 8 में किया गया है। इसमें 239 में बात की संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख किया गया है। 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी विनिमय बनाने का राष्ट्रपति की शक्ति है। और 241 में आपके संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान, याद रखिएगा, यूटी के लिए आपका उच्च न्यायालय की मांग आपके 241 में दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे भाग 9 और 10 देखें तो भाग 9 और 10 की बात की जाए तो इसमें भाग 9 में आपका 243 अनुच्छेद में आपके पंचायतों का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 244 में आपके अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के क्षेत्रों का प्रावधान किया गया आपके 10 में, ठीक है। चलिए, या आपका जो 243 है ना भाग, उसमें 9 में आता है। और आपका 244 है अनुच्छेद, या आपके भाग 10 में आता है। वहीं बात करें भाग 11 की तो भाग 11 कहाँ से कहाँ तक है, आपके 245 से लेकर 263 तक है। भाग 11 की बात की, इसमें संघ राज्य के बीच संबंध के बारे में बताया गया है। बात करेंगे यहाँ पे हम अनुच्छेद 245 की तो संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार दिया गया है। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधियां शक्तियां दी गई हैं, विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 252 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की शक्ति का संसद की शक्ति है। वहीं बात करें अनुच्छेद 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए गए विधियों में असंगत है। और वहीं बात करें हम अनुच्छेद 256 की तो राज्यों की और संघ की बाध्यता के बारे में बताया गया है। 257 दिया गया कुछ दशाओं में राज्यों का संघ का नियंत्रण। 262 में अंतर्राज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय। और 263 में है अंतर्राज्यीय की विकास परिषद का गठन का उल्लेख, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, अनुच्छेद 12 की, भाग 12 की, ठीक है। भाग 12 में आपका वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद अनुच्छेद 264 से 300A तक है, ठीक है। चलिए भाग 12 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाग 12 में जो आपका 266 अनुच्छेद है ना, उसमें आपके भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। भारत की जो आपकी आकस्मिक निधि है उसमें आपके 267 में बात की गई है। 275 में आपके कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलना यह दिया गया आपका अनुच्छेद 275 में। 276 में आपके व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर टैक्स के लिए बात की गई है। 280 में आपका वित्त आयोग का उल्लेख किया गया। 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें की गई हैं। 292 में आपका भारत सरकार द्वारा उधार लेना और 293 में आपका राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। 298 में आपका व्यापार करने की अधिकार। 299 में आपके संविदाएं और 300A में आपका संपत्ति का अधिकार, याद रखिएगा। चलिए
अब हम यहाँ पे बात करने वाले क्या, भाग 13 और 14 की। तो भाग 13 और 14 में क्या दिया गया है, भाग 13 14 में आपका दिया गया अनुच्छेद 301 में भारत देश में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 309 में संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें हैं। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। 313 में आपका संक्रमणकालीन उपबंध है। 315 में आपके संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यूपीएससी और अदर यूपीपीसीएस का उल्लेख आपका दिया गया है। याद रखिए किसमें, आपके 315 में। ठीक है, याद रखिएगा 315 में क्या आपके संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, यानी यूपीएससी और यूपीपीसीएस के बारे में बात की गई है। ठीक है, पीएससी के बारे में बात की गई है। और आपके जो 316 होता है ना, 316 उसमें आपके लोक सेवा आयोग और सदस्यों की नियुक्ति की अवधि दी गई है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करेंगे भाग 15 की। भाग 15 में आपके निर्वाचन, जो कि आपके 324 से लेकर 329 तक है। तो भाग 15 में आपका निर्वाचन से संबंधित है, 324 से लेकर 329। 324 में आपके चुनाव आयोग निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। 326 में लोकसभा विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। 329 में आपके निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख है। ठीक है, चलिए बात करेंगे 16 की। भाग 16 में आपका क्या दिया गया, 330 से लेकर 342 तक अनुच्छेद है आपका कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध है। अगर बात करें हम कि 330 में क्या है, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण है। 331 में लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है। और 332 में आपके विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आरक्षण है। 333 में विधानसभा में आपके आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है। 338 में अनुसूचित जाति एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख। 338 ए में जो है दोस्तों, 338 ए में उसमें आपके राज्य अनुसूचित जो आपके एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग। 338 बी में आपके अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आपका राष्ट्रीय आयोग। 341 में अनुसूचित जातियां एससी के लिए उल्लेख। और 342 में आपके अनुसूचित जनजातियां यानी एसटी के लिए उल्लेख। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें, यहाँ पे हम भाग 17 की। तो भाग 17 में आपका राज्यसभा का उल्लेख किया गया है, 343 से लेकर 351 तक। 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख है। 344 में राजभाषा के संबंध में संघ की राजभाषा जो है आपके 343 में दिया गया। 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद का समिति का वर्णन। 345 में राज्यों की भाषा। 346 में आपकी संघ और राज्य, दो राज्यों के बीच पत्राचार की राजभाषा। और अनुच्छेद 348 में आपका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के में प्रयोग की जाने वाली भाषा आपका 338 में है, 48 में। ठीक है, बात करेंगे 352 में, तो आपकी हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश आपका 352 में। बात करेंगे यहाँ पे 18वां जो आपका भाग है, उसमें आपके आपातकाल उपबंध जोड़े गए हैं। भाग 18 में आपातकाल उपबंध है। ठीक है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। 352 में आपके आपातकाल की घोषणा है। 353 में आपके आपातकाल की घोषणा का प्रभाव है। 356 में आपके राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। 358 में आपके आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधुओं का निलंबन का उल्लेख है। 368 में आपके आपातकाल के दौरान भाग 3 का निलंबन है। 360 में आपका वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, यह आपके भाग 8 आपातकाल से संबंधित है। चलिए आगे बात करेंगे अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 में क्या है, आपके 361 से लेकर 367 तक आपका। और 320 में आपका भाग जो 20 है उसमें आपका 368 है। ठीक है, तो 361 की बात की जाए तो यहाँ पे राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण है। अनुच्छेद 364 में आपके महापतन और विमानन क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध है। 368 में आपके संविधान संशोधन का प्रावधान है। ठीक है, संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया विकास लिया गया वह साउथ अफ्रीका से लिया गया, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, याद रखिएगा, जो आपका संविधान संशोधन की प्रावधान है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम जो आपका भाग 21 है ना, वह आपके कहाँ से लिया गया है, तो भाग 21 जो है दोस्तों यह 369 से 352 21 में है आपका, 22 में आपका 393 से 395। तो याद रखिए पहले भाग 21 को देख लेते हैं। यहाँ पे 300 जो आपका 69 है उसमें राज्य की सूची, कुछ विषयों के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है राज्य की सूची से।
370 में आपके जम्मू कश्मीर का संबंधित प्रावधान है, जो कि अब हट चुका है। ठीक है, 300 जो आपके 71 है ना, उसमें महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष प्रावधान है, उपबंध है। और 376 में आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। 377 में आपके भारत और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। 378 में आपके लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है। 393 आपके संक्षिप्त नाम का वर्णन है। 395 आपका निर्हसन है, याद रखिएगा। तो हमने दोस्तों यहाँ पे सारे 1 से लेकर 395 जो आर्टिकल थे कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर। फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।